साउथ कोरिया में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, मार्शल लॉ जो डिक्लेयर हुआ था वो खत्म हो गया। इट हैज़ बीन एंडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये खत्म कैसे हुआ यही हम आज देखेंगे। एक ही दिन यही चला, ठीक है। तो खत्म ऐसे हुआ कि जब ओपोजिशन के लोग जब पार्लियामेंट में घुसे तो मिलिट्री ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग तब भी घुस गए, काफी ज्यादा मात्रा में घुस गए। मतलब आप ये मान लो आधे लोग जेल में हो गए और आधे लोग फिर भी पार्लियामेंट में जैसे तैसे शीशे वगैरह तोड़ के वो अंदर घुस गए। और अंदर घुसते ही उन्होंने मोशन पास कर दिया मार्शल लॉ के अगेंस्ट, ठीक है। जब उन्होंने ये मोशन, रेजोल्यूशन, जो भी आप कह लो, वो पास किया पार्लियामेंट में मार्शल लॉ के अगेंस्ट, तो ये मान लिया गया कि मार्शल लॉ जो कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है वो गलत है, इलीगल है, ठीक है। उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। इसलिए मार्शल लॉ वहीं पे एंड हो गया, ठीक है। हमने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था और उसके ऊपर पूरा यूएसए का रोल भी देखा था कि यूएसए का रोल इसमें हो सकता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और ऐसा प्रिजम्पशन लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चल रहा है इन दिनों में, ठीक है। इसके अंदर यूक्रेन रशिया वार और ये चाइना और साउथ कोरिया का रोल और यूएसए का होना जो है वो, मतलब शक की नज़रों से सारी ये चीज़ों को देख रहे हैं। अब इसमें मेन चीज़ देखने वाली ये है कि ये एंड कैसे हुआ। प्रेसिडेंट रूल जो साउथ कोरिया ने लगाया था एक दिन का मार्शल लॉ, वो एंड कैसे हो गया। लगाया तो उन्होंने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है योन सुक योल। तो योन सुक योल ने जो प्रेसिडेंट का मार्शल लॉ वहाँ पे जो लगाया था, जिसको हम इंडिया में मार्शल लॉ भी कहते हैं, इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। वैसे प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में लगता है हमारे इंडिया में, लेकिन वहाँ पे हम उसको इमरजेंसी या मार्शल लॉ कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो लगाया था वो एंड कैसे हो गया। तो बेसिकली उन्होंने एंड करने के लिए तो लगाया नहीं था, उन्होंने तो परमानेंट लगाया था। लेकिन वो एक कू था, मिलिट्री कू था। बेसिकली मिलिट्री कू, आपको पता, जब मिलिट्री सारी की सारी चीजें अपने हाथों में ले लेती है उसको मिलिट्री को बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को वहां के बोला कि आप मार्शल लॉ हमने लगा दिया है और आप सारी की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लो। अब ये कहा जा रहा है कि आर्मी जो पूरी की पूरी आर्मी थी वो वहां के प्रेसिडेंट जो है उसके कंट्रोल में नहीं थी। आर्मी के कुछ सीनियर जो ऑफिसर्स थे वो इनके कंट्रोल में थे और कुछ थे जो ओपोजिशन के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो तभी तो ओपोजिशन के लोग पार्लियामेंट में घुस पाए और उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। अगर पूरी की पूरी मिलिट्री वहां के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती तो ऐसा ना हो पाता, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है कि जो मिलिट्री थी वो पूरी की पूरी मिलिट्री जो थी वो वहां के प्रेसिडेंट के कंट्रोल में नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी मिलिट्री जो यानी कि कुछ पार्ट मिलिट्री का वहां के प्रेसिडेंट के कंट्रोल में था और कुछ पार्ट मिलिट्री का वो ओपोजिशन के कंट्रोल में था। ओपोजिशन ये कहा जा रहा है कि वहां पे जो है, यहाँ जो प्रेसिडेंट एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो ओपोजिशन है वो बिक चुकी है। और ओपोजिशन किसके हाथों बिक चुकी है, नॉर्थ कोरिया जो कि साउथ कोरिया का एनिमी कंट्री है उसके हाथों बिक चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब साउथ कोरिया, इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ कोरिया यूएसए का बहुत बड़ा एलाई है और नॉर्थ कोरिया चाइना का बहुत बड़ा एलाई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक साथ हैं, एलाई हैं। और साउथ कोरिया और यूएसए एक साथ हैं और एलाई हैं, ठीक है। ये चीज है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो चाइना के साथ था और मिलिट्री जो थी वो कुछ कुछ पार्ट मिलिट्री का वो नॉर्थ कोरिया उसको कंट्रोल कर रहा था, यानी कि ओपोजिशन लीडर कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि नॉर्थ कोरिया कंट्रोल कर रहा था, कुछ भी मान सकते हो। तो उसने मिलिट्री को होने से रोक दिया और इमरजेंसी एक ही दिन चली, वो अगले दिन एंड हो गई, ठीक है। अब वहां के प्रेसिडेंट जिसने ये मार्शल लॉ लगाया उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको जेल में भेजा जाएगा या उसको फांसी दी जाएगी, ये तो देखने वाली, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो उसको जरूर मिलेगी, ठीक है। और अब मिलिट्री को जहां पर होते हैं, जहां पे मार्शल लॉ लगते हैं जिस कंट्री में, ठीक है, बार बार ऐसा होता है। जैसे पाकिस्तान में ऐसा कितनी बार हुआ, जियाउल हक के वहां के प्रेसिडेंट को फांसी दे दी गई। परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री को किया, इसके पहले कितनी बड़ी मिलिट्री को पाकिस्तान में हो गया। सिमिलरली
ऐसे मिलिट्री कूज जो हैं और प्रेसिडेंट को जेल में डाल देना, प्रेसिडेंट को फांसी दे देना, प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर देना, ये साउथ कोरिया में भी 1946 से चला आ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में चला आ रहा है वैसे ही साउथ कोरिया में भी चला आ रहा है। लेकिन देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के इंडेक्स हैं वो साउथ कोरिया को बहुत हाई के ऊपर रखते हैं। वो इसको रखते हैं 22nd नंबर के ऊपर। ये 2023 का 2023 का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जिसे साउथ कोरिया को 22 पे रखा है। और इंडिया और साउथ कोरिया को फुल डेमोक्रेसी कहा है। और इसके ऑपोजिट इंडिया को कहां पे रखा है? इंडिया को रखा है 41 नंबर पे। इंडिया को रखा है साउथ कोरिया के काफी नीचे, यानी कि 41 नंबर पे। और इंडिया की डेमोक्रेसी को इसने बोला है फ्लॉड डेमोक्रेसी। इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी कही गई है और साउथ कोरिया एक फुल डेमोक्रेसी कही गई है, हेल्दी डेमोक्रेसी कही गई है। साउथ कोरिया को 22 नंबर 22nd रैंक पे दिया गया है और इंडिया को 41 रैंक दिया गया है। ठीक है, तो जहां पे मिलिट्री कू हो रहे हैं, जहां पे प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो रही हैं, जहां पे प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है, कितनी बारी अब तक हो चुका है, वो फुल डेमोक्रेसी हो गई। और हमारा देश जो कि अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और हाँ, कुछ रिलीजियस इंटॉलरेंस यहाँ पर भी इंडिया में भी चलती रहती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की हो जाए या हिंदू सिख की हो जाए या ऐसा कुछ चलता रहे। लेकिन डेमोक्रेसी तो हेल्दी कही जानी चाहिए, फॉल्टी डेमोक्रेसी इसको नहीं कह सकते हम। लेकिन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये यूएसए के कहने पे सारे के सारे चलते हैं, सबको पता है। तो ऐसा हुआ है और ऐसा फैक्ट है। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इसका रेपरकशंस इंडिया के ऊपर क्या होगा। ये जो मिलिट्री कू हुआ, एक दिन के लिए हुआ, उसके बाद खत्म हो गया, ये जो मार्शल लॉ लगा, ये जो इमरजेंसी लगी साउथ कोरिया में, इसका इंडिया के ऊपर क्या रिजल्ट होगा। अब ये होगा कि जो देखो, साउथ कोरिया एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डेवू हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी साउथ कोरिया से आती है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां अब साउथ कोरिया में पैसा लगाने से डरेंगी। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाना वहां पे। और वैसे भी वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी कम हो गई है वहां पे। इनफैक्ट 2 दिन पहले ये भी आर्टिकल आया था कि साउथ कोरिया वर्ल्ड का पहला कंट्री हो सकता है जो कि टोटली प्लेनेट से डिसअपियर हो जाए। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो साउथ कोरिया में जाने से हिचकिचाएंगी। और अगर वो वहां जाने से हिचकिचाएंगी तो वो इंडिया में आ सकती हैं, तो इंडिया को इसका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें गंवानी नहीं चाहिए। हमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए और ये कहना चाहिए, देखिए साउथ कोरिया में तो अभी ये चल रहा है, आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, हाँ ठीक है, इंडिया में रेड टेपिज्म है, जो ये जो लोग हैं आईएएस वाले और ये जो बाबूज हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये काफी रिश्वत वगैरह मांगते हैं, ये कंपनियों से हजारों करोड़ों की रिश्वत मांगते हैं। और ये इनको पैसा लगाने से पहले यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। वो चीजें अगर हमारे देश में कम हो जाए तो यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बाहर की कंपनीज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी स्टेबल है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। और यहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। लेकिन इंडिया में 21 से लेकर 40 की एज वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है और यही सही कंज्यूमर्स होते हैं, यही खाते पीते हैं, यही घूमते हैं। ठीक है, और यही है जो पैसा खर्च करते हैं, यही वाली एज ब्रैकेट है जो पैसा खर्च करती है और ये अर्न भी करती है पैसा। तो अगर ग्लोबल कंपनीज इंडिया की तरफ देखती हैं तो इंडिया को रेड कारपेट वेलकम तो देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ये जो रिश्वतखोरी है, ये बाबूडम को ये कम करनी पड़ेगी। इसके लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विल तो कभी आएगी नहीं, पॉलिटिकल विल ही हो सकती है जो कि लाई जाए। और ये बाबूडम को यहाँ पे थोड़ा ये जो रेड टेपिज्म है इसको कम किया जाए। तो यही यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। इस न्यूज़ के साथ हम आगे भी बढ़े रहेंगे। थैंक यू।